रेत के टैलों के बिनते बगड़ते नक्काश आपने देखे हैं। हवाएं उन्हें क्या क्या शक्लें देती रहती हैं। यही कैफियत इंसान की है। इंसान खुद को क्या क्या समझता है, कैसी कैसी पायदार तवक्कात रखता है, कैसे कैसे अनोखे दावे करता है। कहीं वो शिद्दाद नमरूद नजर आता है तो कहीं हिटलर और मुसोलिनी। कौन बाकी रहा, कौन पायदार है? सब दास्तानें छोड़ जाते हैं। वक्त की हवाएं नक्काश बिगाड़ती हैं, बनाती हैं। जिंदगी सलामत रहती है तो ये नक्काश महफूज रहते हैं। मौत आती है तो सिर्फ कहानियां रह जाती हैं मेरे दोस्तों, जिनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। पुरइसरार और रोमानवी हैरत अंगेज कहानी नीति का। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है नीति का एपिसोड नंबर 36। अगर तुम इजाज़त दो बास तो मैं इन तीनों को सिर्फ घोंसे मार मार कर हलाक कर दूं। दरअसल मैं इनसे डरता नहीं, लेकिन कुलाका ने मेरे ऊपर इतने मजालम ढाए थे कि फिर मैं हर चीज़ से डरने लगा। तुम्हें शायद मालूम ना हो कि मेरे लिए कुलाका का क्या हुक्म था। हाँ, मुझे नहीं मालूम। उसका कहना था कि हमेशा मेरे बदन पर ज़ख्म रहें और उनमें तकलीफ़ पैदा की जाती रहे ताकि मैं उनकी वजह से परेशान रहूं और फ़रार के बारे में ना सोच सकूं। ओह, मैंने हमदर्दी से उसे देखा। ज़वाला की कहानी काफ़ी हद तक मुझे मालूम हो चुकी थी, ये भी कि कुलाका खासा ज़ालिम इंसान है। लेकिन मेरे बदन में हैरत अंगेज़ खूबी है। मेरे पैदाइश पर मेरी माँ ने पत्थर में उगने वाली ख़ास बूटी मेरे मुंह में रख दी थी। मेरा बाप उसे ना जाने कहाँ से तलाश करके लाया था। उसका असर ये होता है कि बदन में ज़ख्म लगने के फ़ौरन बाद भरना शुरू हो जाती हैं। तकलीफ़ ज़रूर होती है लेकिन ज़्यादा देर नहीं। देखो, मैं ठीक हूँ। उन लोगों से पूछो उन्होंने मेरे बदन पर कितने ज़ख्म लगाए थे। मैं हमदर्दी से उस मासूम स्याह फाम को देख रहा था। उसकी कहानी मुझे मालूम हो चुकी थी, चुनाचा अब उसे मजलूम समझना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। टोबो ने एक चौड़े दायरे में अलाव बनाया। वैसे खनकी तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। फिर अलाव को आग लगा दी गई। रास्ते में ज़वाला से तुम्हारी गुफ्तगू हुई थी टोबो? मैंने टोबो से पूछा। हाँ जी। हाँ, उसने अपने बारे में कुछ बताया। मैंने उसके बारे में ख़ास तौर से नहीं पूछा, बस ऐसी ही ज़मनी बातें उसने बताई थी। आओ अब ज़वाला से उसकी कहानी सुने, मैंने कहा, और फिर हमने ज़वाला से उसकी कहानी की फरमाइश कर दी और नहायत मासूमाना अंदाज में ज़वाला ने वही कहानी सुना दी जो उससे कबल उन लोगों ने सुनाई थी। उसके अंदाज में मासूमियत कूट कूट कर भरी हुई थी। तुम फरार क्यों हुए थे ज़वाला? मैंने पूछा और ज़वाला हैरत से मुझे देखने लगा। क्यों, कैद में क्या मज़ा आता है? मेरा मतलब है कि तुम्हारे जहन में कोई ख्याल तो होगा। कैसा ख्याल? यही कि अगर तुम कुलाका के पंजे से आज़ाद हो गई तो क्या करोगे? तुमने कैद के दौरान इसके बारे में ज़रूर सोचा होगा ज़वाला, मैंने कहा, और ज़वाला किसी सोच में डूब गया। क्या सोचा था? यही कि अगर आज़ाद हो गया तो अपने बाप और बहन को कुलाका की कैद से ज़रूर छुड़ाऊंगा। पूरी कोशिश करूंगा, ख्वाह उसमें जान चली जाए। तुम खुद बताओ, मैं छोटा सा था जब कुलाका ने मुझे मेरे माँ बाप और बहन भाई से जुदा कर दिया। जो क्या जवान होकर भी मैं उनसे मिलने की आरज़ू नहीं करूं? ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन एक बात बताओ। हाँ, ज़रूर पूछो। तुमने मेरे साथ एहसान किया है, बल्कि मेरी ज़िंदगी बचाई है। क्या तुम मुझे ग़ुलाम बनाओगे या मुझे करोका से जंग की इजाज़त दे दोगे? नहीं ज़वाला, हम तुम्हें ग़ुलाम नहीं बनाएंगे, बल्कि हम तुम्हें ना सिर्फ आज़ादी देंगे बल्कि कुलाका के जंग करने में तुम्हारी मदद भी करेंगे, मैंने कहा, और ज़वाला हैरत से हमें देखने लगा। क्यों, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? मैंने पूछा। तुम मेरी मदद क्यों करोगे? हमने उन लोगों के ख़िलाफ़ तुम्हारी मदद क्यों की जबकि हमारे पास हथियार भी नहीं थे? उस वक़्त मेरा ख्याल था कि मेरी ज़िंदगी बचाकर तुम मुझे अपना ग़ुलाम बना लोगे, लेकिन तुमने अभी कहा है कि तुम मुझे अपना ग़ुलाम नहीं बनाओगे। ज़वाला ने बड़ी मासूमियत से कहा। तुम हमारे दोस्त भी तो बन सकते थे ज़वाला। ओह, वाकई? ज़वाला बेहद खुश हो गया। मैं भी इस काबिल हूँ कि मुझे कोई भी दोस्त बना सकता है। बोलो, जवाब दो। क्या तुम मुझे दोस्त बनाओगे? बनाओगे क्या? तुम हमारे दोस्त बन गए हो। टोबो उठ, दोस्ती का रक़्स करो। आह, मैंने ये रक़्स कभी नहीं किया। मुझे दोस्ती का रक़्स करने की बेहद आरज़ू थी। आज मेरी आरज़ू पूरी हो गई।
मैं ज़िंदगी में पहली बार दोस्ती का रक्स करूँगा। ज़वाला उठा और बेहंगम तरीके से उछलने लगा। तब टोबो भी उसके इशारे उसके साथ शरीक हो गया। तीनों कैदी कीना तोड़ निगाहों से उनकी तरफ देख रहे थे। उनके होंठ सिकुड़ गए। देर तक हंगामा जारी रहा और फिर दोनों हंसते हुए बैठ गए। अफसोस मेरे दोस्त, मैं दोस्ती का कोई तोहफा पेश नहीं कर सकता। तो मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। हाँ, अगर कभी इस काबिल हुआ तो तोहफ़ा अदा कर दूंगा। तेरी दोस्ती, तेरी मोहब्बत बज़ाते खुद एक तोहफ़ा है। देख टोबो मेरा दोस्त है और हम दोनों कितनी मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहते हैं। मालूम होता है कि मेरी तकदीर का सूरज दलदल से निकल आया है। अब रोशनियाँ फूट रही हैं। यकीनन मेरी तकदीर की रोशनी मेरे बाप और बहन तक पहुँच जाएगी। यकीनन ज़वाला, यकीनन, मैंने जवाब दिया। और फिर मैंने टोबो को इशारे से करीब बुलाकर कुछ समझाया। टोबो ने गर्दन हिला दी थी। चंद मिनट तक वो इधर उधर की बातें करता रहा। फिर टोबो ने कहा, तूने तकदीर की बात ठीक की ज़वाला। तुझे मालूम है कि हमारा दोस्त कौन है? मुझे नहीं मालूम। और तूने आसमान से चमकते हुए तारे टूटते देखे हैं। हाँ, वो जो एक लकीर सी छोड़ जाते हैं। सो एक तारा टूटा, दरिया में गिरा और एक मछली ने उसे निगल लिया। फिर वो मछली किनारे पर आई और उसने एक चमकदार मोती उगल दिया। लेकिन ये मोती जानदार था और फिर उस जानदार की उम्र और जिसामत बढ़ती गई। तू समझ गया कि आसमान से गिरने वाला कौन है? हमारा दोस्त। मैंने टोबो को यह कहानी नहीं सुनाई थी। ये सिर्फ टोबो की इख्तरा थी, लेकिन उसका असर इन तीनों पर और ज़वाला पर हैरत अंगेज़ हुआ था। तब तो ये अलहुका है, ताकत का देवता, अंबुका। हाँ, और इस अंबुका जिसके साथ जो समझता है, फतेह उसके साथ चलती है। मैं जानता हूँ। ज़वाला ऊंधे मुँह गिर गया और फिर वो ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, ऐ बड़ी ताकत वाले, ऐ आसमान के बासी, तूने ज़वाला के मुकद्दर की तारीकियों को बिल आखिर दलदल में डबो दिया। अब ज़वाला का सूरज ज़रूर चमकेगा। रात गए तक इसी किस्म की ऊट पटांग बातें होती रही। फिर हमने सोने की सोची। टोबो मेरे नज़दीक ही सो गया। कैदियों को खूब कस कर बांध दिया गया था ताकि वो फरार ना हो सकें, ऐसी कोई कार्रवाई ना कर सकें जो हमारे लिए नुकसानदा हो। फिर जब दूसरे सो गए तो टोबो ने कहा, अब तुम्हारे क्या इरादे हैं मास्टर? तो तूने वो कहानी खूब सुनाई। अफ्रीकी कबाइल के लोग कहानी हैं मास्टर, और इन लोगों के दिल दहल गए। मगर तुम क्या इरादा रखते हो मास्टर? इस तरह इन लोगों की जान लेंगे टोबो। बहरहाल हमें इनसे दुश्मनी नहीं है। हम सुबह इन्हें आज़ाद कर देंगे। ठीक है, और ज़वाला? उसकी मदद तो करना ही होगी। टोबो तुम खुद बताओ, क्या ऐसे मासूम और मजलूम आदमी की मदद नहीं करोगे जिसने पूरी ज़िंदगी दुश्मन की कैद में गुजार दी हो और उसकी सबसे बड़ी आरज़ू ये है कि वह अपने बाप और भाई को आज़ाद कर दे? कैसी मजलूमियत है उसकी आवाज़ में। ठीक कहते हो बाप। उसके अलावा टोबो, हमारी ज़िंदगी तो खुद एक तरह से बेमकसद है। हमें हीरों की तलाश ही है ना। सो हीरे यहाँ मौजूद हैं, मिल ही जाएंगे। लेकिन वो सच्चे मोती बिलाशुबा इन हीरों से कहीं ज़्यादा कीमती हैं, जो किसी की आरज़ू पूरे होने पर खुशी से उसकी आंखों में चमकने लगते हैं। तू अजीम है मास्टर, और तेरी अजमत तेरी पेशानी पर सजी हुई है। टोबो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो बड़े इल्म वाला नहीं है, लेकिन तू उसकी बात नोट कर ले। एक दिन तुझे बड़ी अजमत मिलेगी। एक अनोखा दिन ज़रूर आएगा मास्टर, जब बहुत सी ज़ुबानों पर तेरे गीत होंगे। मैं खामोश हो गया। दर हकीकत मैं संजीदा था। मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद पीछे डाल दिया था और इस वक्त सिर्फ ज़वाला के बारे में सोच रहा था। और ज़वाला, वो न जाने सो रहा था, जाग रहा था। बहरहाल वो मासूमियत से बिल्कुल किसी बच्चे की मानद ज़मीन पर हाथ पांव फैलाए लेटा था। फिर रात के किसी हिस्से में मुझे भी नींद आ गई। दूसरी सुबह हस्बे मामूल थी। कैदी भागने की कोशिश ज़रूर करते अगर उन्हें मौका मिल जाता, लेकिन हमने उन्हें बेबस कर दिया था, इसलिए वो उसी तरह मौजूद थे। ज़वाला भी जाग गया था और अब खामोश बैठा इन कैदियों को घूर रहा था। अलाव की लकड़ियाँ अब बिल्कुल राख हो गई थी। बहरहाल उन्होंने सारी रात अपना फ़र्द अंजाम दिया था। सुबह को हमने मिल सका जो उसका नाश्ता किया। फिर मैंने उन कैदियों को आज़ाद कर दिया। वो हमरान नज़र आने लगे। और अब तुम लोग अपने इलाके की तरफ भाग जाओ। ज़वाला आज़ाद है और अब वो कभी कैद नहीं होगा। जाओ अपने सरदार को बता देना कि अब फ़रूका ज़वाला का साथी है। तीनों कैदियों ने पूरी बात भी नहीं सुनी और उन्होंने शायद रात भर सोचा था कि ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात है
اور صبح ہوتے ہی انہیں مار دیا جائے گا۔ شاید انہیں کس کر باندھنے سے انہوں نے یہی تاثر لیا تھا کہ ہم لوگ انہیں بھاگتے دیکھتے رہیں گے۔ اور پھر میں نے گہری سانس لی اور زوالہ کی طرف دیکھنے لگا۔ زوالہ خاموش کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہیں تھے۔ کیا خیال ہے زوالہ، تم ان کی آزادی سے خوش نہیں ہوئے؟ نہ خوش بھی نہیں ہوں آقا، زوالہ نے کہا۔ آقا نہیں، دوست۔ دوست؟ زوالہ نے کہا اور خوشی سے مسکرا پڑا۔ ہاں دوست۔ تو تم ان کی آزادی سے خوش ہو؟ نہیں، پھر ناخوش بھی نہیں ہوں کہ انہیں میرے دوست نے آزاد کیا ہے، اور میرے مہربان نے جو کام کیا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ ممکن ہے کہ اسے میری موٹی عقل سمجھ نہ سکے۔ بہت عمدہ زوالہ، بلا شبہ تمہارے اندر عمدہ دوست بننے کی ساری صلاحیتیں موجود ہیں۔ تمہارا خیال ٹھیک ہے زوالہ، اور اطمینان رکھو تمہارا دوست ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جو تمہارے لیے غلط ہو۔ مجھے یقین ہے، زوالہ نے پورے اعتماد سے کہا۔ تب میں ٹوبو کی طرف مخاطب ہوا۔ ٹوبو، اب مجھے تم سے مشورہ کرنا ہے۔ حکم باز، اب کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں سب سے پہلے یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے اور یہاں سے اتنی دور نکل جانا چاہیے کہ کولاکا کے آدمی ہمیں نہ پا سکے۔ اب ہمیں زیادہ طاقتور نہیں ہیں، اور اگر وہ لوگ آ گئے تو ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ بالکل ٹھیک خیال ہے، نیتکا کی جانب ہی چلتے ہیں باس۔ ہاں، لیکن اب ہماری منزل نیتکا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے باس، لیکن کوئی قیام گاہ ضروری ہے۔ آؤ، میں نے ٹوبو کی بات سے متفق ہو کر کہا، اور ہم چل پڑے۔ ہم نہایت سست رفتاری سے راستہ طے کر رہے تھے۔ اب ہم تینوں کے پاس نیزے تھے۔ کم وقت اگر ہمارا ایمونیشن نہ ضائع کر دیتا تو ہمیں ان کی فکر لاحق نہ ہوتی، لیکن یہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اب ان کے بارے میں کیا سوچنا؟ پورا دن ہم نے نہایت برق رفتاری سے سفر کیا۔ راستہ بھی صاف تھا، اور پھر اتفاق سے موسم بھی ابر آلود رہا، جس کی وجہ سے تیزی میں سفر میں دقت نہیں ہوئی، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ اور اس وقت ہم جس علاقے میں تھے وہ پہاڑی علاقہ تھا، لیکن پہاڑوں کے دامن میں گھنے جنگل پھیلے ہوئے تھے۔ نہایت عمدہ جگہ ہے باس۔ یہاں پانی بھی ضرور ہوگا، ٹوبو نے کہا۔ شاید، اور اگر پہاڑوں میں غار بھی ہوں تو تب تو مزہ ہی آ جائے گا۔ اندھیرا جھک آیا تھا اور اس وقت غار تلاش کرنا ناممکن ہوگا۔ ہاں، لیکن قیام یہی کیا جائے۔ یوں بھی ہم اس علاقے سے کافی دور نکل آئے ہیں۔ بے شک باس، اور اب اتنی جلدی بھی نہیں کہ ان لوگوں کو واپس پہنچنے میں، اپنا حال کہنے میں اور پھر کولاکا کو جوش آنے میں کچھ وقت لگے گا۔ ہم نے مناسب فاصلہ طے کر لیا ہے، ٹوبو نے کہا، اور اس کے جملوں پر مجھے زور کی ہنسی آ گئی۔ کولاکا کے جوش میں آنے کی بات انہیں خوب کہی تو ٹوبو، میں نے ہنستے ہوئے کہا، اور ٹوبو بھی ہنسنے لگا۔ تو بھی ہماری گفتگو میں حصہ لو زوالہ، تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے زوالہ سے کہا، اور زوالہ نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ اس کی اس فرمائشی کہکے پر ہم دونوں پھر ہنس پڑے۔ میں بھی بہت خوش ہوں دوست۔ اچھا، ہاں، تم یقین نہیں کرو گے، رات کو مجھے بہت دیر میں نیند آئی۔ میں خاموش لیٹا خود کو یقین دلاتا رہا کہ میں در حقیقت آزاد ہو گیا، لیکن نیند کم وقت بڑی ظالم نکلی۔ نہ جانے کہاں سے میری آنکھ میں کولاکا کا آ گیا اور اس نے مجھے گرفتار کر لیا، اور پھر کیا ہی کڑے پڑے میرے دوست۔ میری ساری پشت کی کھال اکڑ گئی اور میں نے خوب شور مچایا۔ تب آنکھ کھلی اور روشنی نظر آئی۔ میری پشت سے خون ٹپک رہا تھا، لیکن جب میں نے پیر پر ہاتھ پھیرا تو خون نہ تھا۔ اب تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے سوچا یہ خون اچانک کہاں گیا؟ سارے زخم اتنی جلدی کیسے بھر گئے؟ تب میری نگاہ ان تینوں پر پڑی جو بندھے ہوئے تھے، اور پھر مجھے بڑی مشکل سے یقین آیا کہ میں گرفتار نہیں ہوا ہوں۔ اور پھر جانتے ہو دوست کہ میرے دل نے کیا چاہا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ میرے دل نے چاہا کہ ایک کوڑا مجھے مل جائے اور میں ان تینوں کو اتنا ہی ماروں جتنا رات کو پٹ چکا ہوں، اور بڑا دل چاہ رہا تھا، لیکن میں نے خود کو باز رکھا۔ زوالہ کی باتیں بڑی مذاق خیز تھی اور درد انگیز بھی، اور یہ دو شخص تھا جو قید کی عالم میں جوان ہوا اور آزادی کا تصور ہی کھو بیٹھا تھا۔ ہاں، اس کے خون میں گرمی تھی جس نے اسے بار بار اکسایا تھا، اور یہ اس کی خصوصی ہمت تھی۔ میں نے ایک اور فیصلہ کیا ہے دوست، زوالہ نے کہا۔ وہ کیا؟ اب میں رات کو سوؤں گا ہی نہیں۔ ارے کیوں؟ میں نے پوچھا۔ سو جاتا ہوں تو گرفتار ہو جاتا ہوں، زوالہ نے معصومیت سے کہا، اور ہم دونوں ہنس پڑے۔ نہیں زوالہ، خود کو یقین دلا دو کہ تم آزاد ہو گئے ہو اور اب کبھی گرفتار نہیں ہوگے، اور پھر آرام سے سو جاؤ۔ ترکیب اچھی ہے، زوالہ نے گردن ہلائی۔ اب دوسرے مسئلے کی طرف آؤ، میں نے کہا۔ وہ کیا باس؟ ٹوبو بولا۔ خوراک، اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ باس، میرا خیال ہے کہ ان علاقوں میں پیٹ کا مسئلہ زیادہ نہیں،
घने जंगलात में घूमते हुए जानवर इंसान की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, लेकिन इस वक्त अरे नहीं, पता थोड़ी होगा कि हमें इस वक्त उनकी ज़रूरत है। औज़ वाला शिकार तलाश करें। और तुम बास, मेरा ख्याल है तुम इस चट्टान के पास चले जाओ, हम वहीं आ जाएंगे। ओके। मैंने गर्दन हिलाई और वो दोनों अपने अपने नेज़े लेकर आगे बढ़ गए। मैं चारों तरफ देखने लगा और फिर मैंने अपने लिए काम मुंतखब कर लिया। पहाड़ी पत्थरों में सूखी हुई झाड़ियाँ पड़ी थी। मैं उनकी लकड़ियाँ तोड़ने लगा ताकि आग रोशन की जा सके, और नेज़े इनके लकड़ियों की झाड़ियों से अलहदा कर लेता था ताकि अगर झाड़ियों में कोई जानवर हो तो मुझे नुकसान न पहुंचा सके। मैंने चट्टान के गिर्द अलाव बनाया और मोटी लकड़ियाँ एक जगह जमा करके उनमें आग रोशन कर दी। थोड़ी देर के बाद अंधेरा मुकम्मल तौर पर छा गया। आग के शोले उसको मुनव्वर कर रहे थे और मैं इन शोलों पर निगाहें टिकाए अपने बारे में सोच रहा था। चारों तरफ हूर का आलम था, यानी मैं अफ्रीका के इस वीरान हिस्से में आग रोशन किए बैठा था। कभी गुमान भी नहीं था कि ऐसे हालात पेश आ सकते हैं। दर बदर करने वाले मुझे दर बदर कर दिया था। क्या कभी वो भी मेरे बारे में सोचते होंगे? कभी टोबो की आवाज़ सुनाई दी। वो बास दर हकीकत इस आग ने इस वक्त हमें रास्ता दिखाया है, वरना हम तो अंधेरे का शिकार हो गए थे। उसने जल्दी से आंखें खुश कर लीं और खड़ा हो गया। ज़बाला की पुश्त पर एक हरन लटका हुआ था। उसने उसे ज़मीन पर डाल दिया। इस वक्त यही शरीफ जानवर तैयार हो सका, वरना ऐसे लगता था जैसे सब मिलकर हमारी आमद से बाखबर हो गए हों। टोबो ने कहा, और फिर वो ज़बाला मिलकर हरन की खाल वगैरह उतारने लगे। थोड़ी देर के बाद गोश्त भुनने की बू चारों तरफ चकरा रही थी और फिर एक हरियाली हम तीनों आसमानी से। उसके बाद लेटने की तैयारियां हुई और चट्टान के गिर्द फैला हुआ अलाव रोशन कर दिया गया। हाँ भाई ज़बाला, आज तुम आराम से सोओगे, मैंने कहा, जो मेरा दोस्त कहे। तुम अपने जहन से कैद का ख्याल निकाल दो। अब कोलाका को तुम पर हाथ नहीं डाल सकेगा, बल्कि तो अब तो उसकी शामत आ रही है। रास्ते में ज़बाला मुझसे पूछ रहा था कि हमारा दोस्त वाकई आसमान से गिरा था। टोबो ने कहा, हाँ, लेकिन खजूर में नहीं अटका, मैंने जवाब दिया। ये मुहावरा खुद टोबो की समझ में भी नहीं आया था, चुनाचा वो मेरी शक्ल देखता रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि बास हम क्या करें? क्या मतलब? 3 आदमियों की ये फ़ौज ज़ाहिर है शंबे पर हमला आवर नहीं कर सकती। कुछ करना ही होगा टोबो। बहरहाल ज़बाला से किया हुआ वादा पूरा करना ज़रूरी है, मगर कैसे बास? चंद पॉइंट मेरे जहन में हैं। ओहो, टोबो दिलचस्पी से बोला। एक कुनाका ज़ालिम है और ज़ालिमों से उसकी रियाया खुश नहीं होती, ज़ाहिर है। उसके बरअक्स मुझे यकीन है कि रशंबे के अवाम बेज़क को याद करते होंगे। बिल्कुल ठीक। मुमकिन है टोबो को लोगों को उनकी ज़िंदगी के बारे में मालूम ही ना हो। अगर लोगों के इल्म में ये बात आ जाए कि उनका पुराना सरदार बेज़क ज़िंदा है तो बेज़क की मदद पर आमादा हो जाएं। ओहो, मैं समझ रहा हूँ बास। ये बात साफ ज़ाहिर है कि खुले हमलों में हम ज़बाला की कोई मदद नहीं कर सकते, ना ही ऐसी कोई कोशिश कामयाब हो सकती है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं। बेशक बात तुमने ठीक कहा। चुनाचा कोई ऐसा अमल ही कार आमद हो सकता है टोबो जो चालाकी पर मुश्तमिल हो। इसी तरह हम ज़बाला की मदद कर सकते हैं और इसी तरह उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। मेरा ख्याल है बास, ज़बाला से इसके बारे में मालूमात की जाएं। किसके बारे में? कबीले की बेज़क की मकबूलियत क्या थी? बेकार है टोबो। क्यों? तुम्हारे ख्याल में ज़बाला की उम्र क्या होगी? उम्र ज़्यादा नहीं है बास। यही मैं कहने वाला था। जब उसे गिरफ़्तार किया गया तो वो इतना समझदार नहीं होगा कि इन बातों का अंदाज़ा लगा सके, इसलिए उससे कुछ पूछना फजूल है। तुम्हारा ख्याल ठीक है। हमारी कोशिश यही होगी टोबो के चंद रोज़ तो उन्हें दें कि वो हमें तलाश करें और नाकाम हो जाएं। फिर हम रशंबे की तरफ सफ़र करेंगे, रकशंबे में दाखिल होंगे इंतहाई खुफिया तरीके से और कैदियों का सुराग लगाएंगे। सबसे पहला काम यही होगा कि बेज़क का पता लगाएं और उसे आज़ादी दिलाएं। बेहतरीन ख्याल है उस्ताद। सरदार बेज़ मुमकिन है अपने कुछ हमदर्द रखता हो जिनकी निशानदाही वो खुद ही कर सकता है। यकीनन बात कुछ और होती है बास, बाकी बात कुछ और होती है। टोबो ने गर्दन हिलाते हुए कहा, हम कुछ कामयाब लोगों को देखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं कि आखिर ये हमारी तरह के हैं, बल्कि बाद चीज़ों में हमसे पीछे हैं, और फिर हम सोचते हैं कि वो हम पर फौकियत क्यों रखते हैं। तो बस उनके पास खसूसी कुव्वत होती है सोचने की, और यही कुव्वत उन्हें फौकियत दिलाती है।
तुमने जो कुछ सोचा वो किस कदर अलग है और इसमें कामयाबी की रोशनी भी है, हमारे जहन में ये बात न आती। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और फिर हम दोनों ने भीख वक्त ही ज़वाला की तरफ देखा। उसकी निगाहें हमारी तरफ ज़रूर थी, लेकिन वो इस दौरान वो किसी दीवार की मानद लग रहा था। तुम्हारा क्या ख्याल है ज़वाला? मैंने उसे मुखातब किया। किसके बारे में दोस्त? वो चौंक कर बोला, यही गुफ्तगू जो हम कर रहे हैं। सच बात तो ये है दोस्त कि मेरे पास सोचने की कुव्वत बहुत कम है। यूँ समझ लो अब मेरी सोच सिर्फ इस हद तक रह गई है कि मुझे आइंदा किस चीज़ से मारा जाएगा। ज़वाला ने जवाब दिया और मैं अफसुर्दा निगाहों से उसे देखने लगा। ये ठीक कहता है टोबो, सऊबतें सलाहियतों की कातिल भी बन जाती हैं। बहरहाल ज़वाला मेरी जान, तुम किसी बात की फ़िक्र मत करो, हम जो कुछ करेंगे तुम्हारी बेहतरी के लिए करेंगे। मुझे यकीन है मास्टर, और मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोचता, ज़वाला ने सुकून से कहा। काफ़ी देर तक हम बातें करते रहे और फिर सो गए। रात नहायत पुरसकून गुजरी थी। सुबह को हम जागे तो नहायत खुशगवार कैफियत महसूस कर रहे थे। रात का कुछ गोश्त बचा हुआ था। ज़वाला ने बताया कि उसके कुछ फल देखे हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चुनाचा उसे फल लाने के लिए भेज दिया गया और थोड़ी देर में वो सब्ज़ रंग के सेब जैसे फलों का एक पौधा ढेर उठा लाया। ऐसे लगता था जैसे वो दरख्त ही उखाड़ लाया हो। दर हकीकत फल बेहद मज़ेदार थे और नाश्ता खूब उम्दा हुआ। उसके बाद हम पहाड़ में किसी गार की तलाश में मसरूफ़ हो गए। छोटे छोटे बहुत से गार पहाड़ों में मौजूद थे, लेकिन किसी ऐसे गार की हमें तलाश थी जिसे हम आसानी से अपना मस्कन बना सकें। और इन गारों की तलाश में हम पहाड़ों की बुलंदियों नाचते रहे और फिर हम पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। अभी तक अपने मतलब का कोई गार नहीं मिला था। मैंने टोबो और ज़वाला को अलग अलग रास्ते दिए थे। यूँ हम तीनों बीक वक्त गारों की तलाश में मसरूफ़ थे। सूरज काफ़ी चढ़ चुका था और धूप तेज़ होने लगी। बदन में चूंटियाँ रेंगने लगी और पसीना था। मैं और टोबो एक जगह जमा हो गए और अब पहाड़ की दूसरी तरफ निगाहें दौड़ाने लगे। सरदार कहाँ है? टोबो ने कहा। ओ हाँ, वो नज़र आया। मैंने भी ज़वाला की तलाश में निगाहें दौड़ाईं, लेकिन वो नज़र नहीं आया। आओ देखें, मैंने कहा और हम दोनों आगे बढ़ गए। दूसरी तरफ कंपीड नुमा बड़ी चट्टान थी और हम उसी की तरफ बढ़े और जब उसके करीब पहुँचे तो दूसरी तरफ से ज़वाला की आवाज़ सुनाई दी। बोलती तो खूब है भाई, लेकिन किस्सा क्या है? टोबो ने मैंने की निगाहों से मेरी तरफ देखा और हम चट्टान की दूसरी तरफ पहुँच गए। ज़वाला के हाथ में एक छोटा सा पत्थर था जिससे वह अपना सर खुजा रहा था। हमारी आहट पाकर उसने चौंक कर देखा और फिर झींपे हुए अंदाज में मुस्कुराने लगा। क्या ख्याल है सरदार? मुझे टोबो के अल्फाज बहुत पसंद आए थे। उसे मैंने भी ज़वाला को सरदार ही मुखातब किया, लेकिन उसने इन अल्फाज पर कोई तवज्जो नहीं दी। बोलती है और खाली बोलती है, वो पुरख्याल अंदाज में बोला। बोल पड़ी ना आखिर? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ मास्टर, ज़वाला ने कहा। कहाँ बोल रही है ज़वाला? मेरी समझ में कुछ नहीं आया था। बस ज़वाला की मासूमियत थी जिसने मुझे महफूज किया था। यहाँ बात तुम सुनो, ज़वाला ने कहा और हाथ में पकड़े हुए पत्थर को ज़ोर ज़ोर से चट्टान के दूसरे हिस्से पर दे मारा। चट्टान से आवाज़ उभरी, लेकिन हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बोल रही है बास, ज़वाला ने खुश होकर कहा। हाँ बोल तो रही है, तुम समझे नहीं बास? टोबो ने गौर से चट्टान को देखते हुए कहा। क्या मतलब? मैं ज़वाला की बात समझ गया हूँ, मैं वाकई नहीं समझ सका। इसका मतलब है कि चट्टान अंदर से खाली है। ओह गार? हाँ बास, यकीनन, टोबो ने कहा और हम चट्टान को टटोलने लगे। दर हकीकत चट्टान के किनारे खाली थे। एक सिल ने उसे बंद कर दिया था, लेकिन सिल में कोई रखना नहीं था। उसके पीछे कोई गार भी हो सकता है, टोबो ने फिर कहा। लेकिन टोबो और बास, यकीनन ये महफूज तरीन गार होगा। वो तो ठीक है, लेकिन उसे खोलना आसान ना होगा। एक मिनट, टोबो ने कहा और फिर उसने हाथ में पकड़े हुए नेज़े की अन्नी दरार में फंसा दी और ज़ोर लगाने लगा, लेकिन अन्नी टेढ़ी हो गई और ओह बास, एक नेज़ा बर्बाद हो गया। मुझे दूसरा नेज़ा ख़राब न करना ठीक नहीं, ज़वाला ने कहा और टोबो के हाथ से नेज़ा ले लिया। फिर वह मुड़ी हुई अन्नी को पत्थर में फंसाने की बजाय उससे चट्टान के सिरे को खुरचने लगा। मैं दिलचस्पी से ज़वाला की कार्रवाई देख रहा था। यहाँ तो वह अक्लमंदी का सबूत दे रहा था, लेकिन बहरहाल चट्टान का दरवाज़ा उस तरह जमा हुआ था कि हम तीनों मिलकर भी उसे नहीं हिला सके थे।
تھوڑی دیر کے بعد زوالہ نے خاصی چٹان کھرچ لی اور اس کے بعد اس نے نیزہ پھینک دیا۔ کیوں سردار، کیا ہوا؟ زوالہ نے میری طرف دیکھا، مسکرایا اور پھر اس نے مڑ کر انگلیاں اس کھرچی ہوئی چٹان کے اندر پھنسا دی اور قوت صرف کرنے لگا۔ اب ہم نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ اس دیو ہیکل آدمی کی بہت سی قوتیں ابھی پوشیدہ تھی۔ یہ وزنی چٹان جسے ہم لوگ ہلا بھی نہیں سکتے تھے، اسے وہ اکھاڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس وقت ہم اچھل پڑے جب ہم نے دیکھا کہ چٹان اپنی جگہ سے کھسک رہی تھی، اور پھر جب وہ تھوڑی سی کھسک گئی تو زوالہ نے اس میں پورے ہاتھ پھنسا لیے اور پھر اس نے ایک زوردار آواز منہ سے نکالی اور چٹان کی سل اکھاڑ کر پھینک دی۔ سنسان پہاڑوں میں کافی زوردار آواز ہوئی تھی۔ میں نے اکھڑی ہوئی سل کو دیکھا اور پھر اچانک میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ سل کے کناروں پر چمکدار اسٹیل کے ہک لگے ہوئے تھے، گویا چٹان غیر قدرتی ذرائع سے بند کی گئی ہے۔ یہ زوالہ کی لازوال قوت ہے جس نے اسٹیل توڑ دیا تھا۔ انتہائی حیرت انگیز بات تھی۔ میں نے چٹان کے کھل جانے والے سوراخ کو دیکھا اور اس کے کنارے دیکھے۔ در حقیقت میرا اندازہ درست تھا۔ یہ غیر قدرتی سل، یہ جگہ، یہ خوفناک ویرانہ، اور میں وہ سوچ رہا تھا جو شاید ٹوبو نہیں سمجھ سکا۔ آؤ باس، اندر چلیں۔ رک جاؤ ٹوبو، میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیوں باس؟ اسے دیکھو، میں نے کہا اور ٹوبو کو ان ٹکڑوں کی طرف متوجہ کیا جو ٹوٹ چکے تھے۔ یہ کیا ہے باس؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ غار قدرتی ہے ٹوبو، لیکن یہاں کوئی پہنچ چکا ہے۔ کون؟ یہ کوئی نہیں جانتا۔